हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी डॉट इन। देखिए, ये एक नई वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो सीरीज़ में हम एस पी बख्शी जो बुक है, जो एसएससी और बैंक, रेलवे और बाकी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम के लिए इस बुक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिर्फ इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कवर हो जाता है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम उसी बुक को रेफरेंस लेकर के सारा का सारा जितना भी पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकेबुलरी सेक्शन और बाकी जितने भी टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल, ये सारा का सारा कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से वन बाय वन। इसमें हमारा अपना पीडीएफ नोट रहेगा और अगर आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहला लेक्चर है उसमें फाउंडेशन मॉड्यूल है। फाउंडेशन मॉड्यूल में आपको टेंसेस के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपका पूरा का पूरा जो भी टेंस के बारे में है रिगार्डिंग, वो सब कुछ कवर होगा। टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, सेंटेंसेस कितने होते हैं और वॉइस, नरेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सीरीज़ को। चैप्टर 1 है, वो है द फंक्शन ऑफ टेंसेस। इस चैप्टर में पूरा का पूरा टेंस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात, टेंस क्या होता है। तो देखिए, किसी भी एक्शन या इवेंट का जो स्टेट या टाइम होता है वही टेंस होता है। जैसे कि अगर कोई घटना घट रही है तो वो घटना कब घट रही है या फिर उस घटना में क्या हो रहा है, इस चीज़ को जब आप एक सेंटेंस में बताते हैं तो वो एक टेंस बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो वहाँ पे दौड़ने की घटना घट रही है, एक इवेंट हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। तो वो जो एक्शन है, एक्शन क्या है वहाँ पे, रनिंग। तो अब क्योंकि वहाँ पे रनिंग हो रहा है तो आप बोलेंगे द पर्सन इज़ रनिंग या फिर समवन इज़ रनिंग। तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। और द पर्सन इज़ रनिंग, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का टेंस है। तो द पर्सन इज़ रनिंग है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए, टेंस क्या होता है। टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, किसी भी इवेंट या एक्शन का जो स्टेट और टाइम होता है उसी को टेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो किसी एक्शन का जो टाइम है कि वो एक्शन कब हो रहा है, जैसे कि वो काम कब हो रहा है, वो घटना कब हो रही है, कब घट रही है, उसके हिसाब से जब हम टेंस को क्वालिफाई करते हैं तो टेंस क्लासीफाई होता है 3 डिफरेंट टाइप्स में। जो पहला होता है वो होता है प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा होता है पास्ट टाइम ऑफ एक्शन और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन। देखिए, प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है। प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन में वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ें अभी करंट में हो रही हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो करंट में अभी चल रहा है। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। जैसे कि अगर कोई लड़का स्कूल जा रहा है तो आप बोलेंगे कि वो लड़का स्कूल जा रहा है। वो घटना घट रही है, मतलब अभी करंट में, अभी प्रेजेंट में वो लड़का स्कूल चल करके जा रहा है, तो वो प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन। पास्ट टाइम ऑफ एक्शन क्या हुआ। पास्ट टाइम ऑफ एक्शन का मतलब हुआ कि कोई ऐसा काम जो कि बीते हुए समय में हो चुका है। तो अगर आप उसको बताएं, जैसे अब लड़का स्कूल गया, उसके 1 घंटे बाद अगर कोई ये बात कहेगा कि द बॉय वेंट टू स्कूल, वेंट मतलब गया लड़का स्कूल, तो वो पास्ट टाइम ऑफ एक्शन हो गया, एक्शन का पास्ट टाइम हो गया। अब थर्ड है फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन। अगर लड़का जैसे स्कूल जाने वाला है और उसके 1 घंटे पहले अगर आप उस लड़के के बारे में बताएंगे तो आप ये कहेंगे कि वो लड़का स्कूल जाएगा। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे द बॉय विल गो टू स्कूल या फिर ही विल गो टू स्कूल। तो जब फ्यूचर की बात आ रही है तो ये हो गया फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, घटना के घटने का भविष्यकाल। अब देखिए ये तो था टाइम ऑफ एक्शन के बेस पे जो टेंस हैं उनके टाइप्स, ये 3 हो गए। अब देखिए, स्टेट ऑफ एन एक्शन के बेस पे अगर हम टेंस को क्वालिफाई करेंगे तो वो मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कि वो जो एक्शन हो रहा, वो जो एक्शन है वो अभी किस स्टेट में है। ठीक है। तो 4 मेन कैटेगरी में टेंस डिवाइड हो जाएगा। जो टेंस का टाइप है वो 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड होगा। देखिए, पहला होगा सिंपल। ठीक है। देखिए, सिंपल में क्या चीज़ें आएंगी। सिंपल में वो चीज़ें आएंगी जो हैबिट है इंसान की। ठीक है। वो चीज़ें जो स्टेट ऑफ एक्शन हैबिट है वो सिंपल में आ जाएगा। जैसे कि आपकी आदत है, आप डेली सुबह वॉक पे जाते हैं या फिर आप डेली अपने ऑफिस टाइम से पहुंचते हैं, ये आपकी हैबिट्स हैं, तो ये सिंपल में आ जाएगा। ठीक है। तो पहला हो गया सिंपल। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, विकास ऑलवेज कम्स इन टाइम। जो विकास है वो हमेशा समय पे आ जाता है, तो ये उसकी हैबिट है, इसलिए ये सिंपल में आ जाएगा, ये सिंपल है। दूसरा है कंटिन्यूस।
देखिए कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर कोई चीज़, अगर कोई वर्क है जो कि प्रोग्रेसिव फंक्शन शो कर रहा है। प्रोग्रेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी वो काम हो रहा है करंट में, या फिर वो काम कभी हो रहा था, या फिर वो काम कभी हो रहा होगा। जब वहाँ पे आपको प्रोग्रेसिवनेस का आइडिया मिले कि हाँ वो काम चल रहा है या चल रहा होगा या चल रहा था, ये प्रोग्रेसिव वर्ड है ना, तो वो कंटिन्यूस वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, विवेक इज स्विमिंग इन द रिवर। विवेक जो है वो नदी में तैर रहा है, तो अब क्योंकि तैर रहा है, ठीक है, वो एक एक प्रोग्रेसिव फंक्शन है, वो तैर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो तैर रहा है, वो जो वर्क है ना वो प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये हो गया कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एन एक्शन। तीसरा होता है परफेक्ट। जो स्टेट ऑफ एक्शन का तीसरा पॉइंट है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब प्रिसीडिंग फंक्शन होता है। प्रिसीडिंग फंक्शन का मतलब कि जो काम हो चुका है, अभी जस्ट जो काम हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है, अभी अभी जो काम पूरा हो चुका है, वो आता है परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट स्टेट ऑफ एन एक्शन में आता है जो कि काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, विवेक हैज़ ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट। विवेक जो है उसने विवेक अब पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। देखिए यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, तो जब काम कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ पे परफेक्ट स्टेट ऑफ एनी एक्शन होगा। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम एक्सप्रेशन की बात आती है। टाइम एक्सप्रेशन मतलब उसमें आपको टाइम के बारे में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर दिया रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में वो काम हो रहा होगा, हो चुका होगा, लेकिन उसमें टाइम के बारे में आइडिया बताया होगा। देखिए इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, दिव्या हैज़ ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2019। 2019 से दिव्या इस पार्लर को ओन कर रही है, या फिर दिव्या ने इस पार्लर को ओन किया हुआ है 2019 से। वो पार्लर दिव्या का ही है, लेकिन इसमें टाइम दे दिया कब से, 2019 से। तो जब भी टाइम का एक्सप्रेशन आ जाए और वो काम हो चुका हो, तो जो क्लासिफिकेशन होता है टेंस का, ठीक है, स्टेट ऑफ एक्शन के बेस पे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला क्या है, जो टेंस का क्लासिफिकेशन हुआ वो दो अलग अलग बेस पे हुआ। पहला जो हुआ वो टाइम ऑफ एन एक्शन के बेस पे हुआ, और दूसरा स्टेट ऑफ एन एक्शन के बेस पे। तो टाइम ऑफ एन एक्शन आप जानते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। स्टेट ऑफ एन एक्शन ये भी आप जानते हैं, जिसको हम लोग टेंस का टाइप आगे चल के पढ़ेंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हम लोग लेक्चर के आगे पोर्शन में पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। देखिए जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ डील करेंगे तो आपको किसी भी टेंस का टाइम फ्रेम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, और अगर आप उसको किसी सेंटेंस में बताएं, जैसे कि अगर कोई लड़का कोई काम कर रहा है, वो लड़का 2 घंटे से काम कर रहा है, और आप इसी बात को एक सेंटेंस में कह रहे हैं कि जो लड़का है वो 2 घंटे से ये काम कर रहा है, या फिर अगर कोई फ्लाइट है जो कैलकाटा से फॉर एग्जांपल मुंबई जाती है, मंडे को वहाँ से चलती है, और सपोज़ करिए कि वो सैटरडे को मुंबई में लैंड करती है, मंडे को कैलकाटा से टेक ऑफ करती है, सैटरडे को मुंबई लैंड करती है। देखिए जो मंडे और सैटरडे है, इससे आपको पूरा का पूरा सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अगर हम सिर्फ ये बोले कि एक फ़्लाइट है जो कलकत्ता से चल करके मुंबई पहुंचे, तो इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि फ़्लाइट कलकत्ता से मुंबई जाती है, लेकिन आपको पूरा आइडिया नहीं है कि फ़्लाइट कब चलती है, कितने बजे चलती है, किस दिन चलती है, और किस दिन, मतलब किस दिन टेक ऑफ करेगी और किस दिन लैंड करेगी। लेकिन जब आप टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, जब आप टेंस में टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं, तो आपको उस पूरे के पूरे सेंटेंस का कंप्लीट आइडिया मिल जाता है। देखिए टाइम फ्रेम में समझने के लिए 3 बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर 1 है वो है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम फ्रेम में 3 चीज़ें आती हैं। पहला है पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है एक स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, जैसे कि राहुल केम फ्रॉम तमिलनाडु। राहुल केम फ्रॉम तमिलनाडु अगर हम इतना बोले तो इसमें किसी भी टाइम का अभी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि राहुल केम फ्रॉम तमिलनाडु ऑन मंडे, तो देखिए यहाँ पे मंडे की बात आ गई, आपको एक आइडिया मिल गया कि राहुल जो है तमिलनाडु से आया तो है, लेकिन कब आया है, मंडे को आया है। तो जब एक स्पेसिफिक डे की बात हो गई ना इसमें, तो जब एक स्पेसिफिक डे की बात हो जाए, एक स्पेसिफिक डेट की बात हो जाए, एक स्पेसिफिक डे को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम की बात हो जाए,
तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, इससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा उस सेंटेंस का कि वो जो जो भी इवेंट हुआ है वो कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। अब देखिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो है पीरियड ऑफ टाइम। या तो आप टाइम को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो मंडे को आया। अब मान लीजिए कि कोई लड़का फॉर एग्जांपल एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, वो एसएससी में सिलेक्ट हो गया, तो जब आप उससे पूछेंगे कि तुमने तैयारी कैसे की, कितनी तैयारी की, तो वो लड़का ये थोड़े बोलेगा आपसे कि मैंने मंडे को तैयारी की। वो लड़का आपसे बोलेगा कि मैंने 2019 से लेके 2021 तक तैयारी की है। अगर वो लड़का आपसे सिर्फ ये बोला है कि हाँ मैंने तैयारी की, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि हाँ डेफिनेटली वो तैयारी किया है, लेकिन आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वो कितनी तैयारी किया। अगर वो लड़का ये बात कह देता है कि मैंने 2019 से लेकर के 2021 तक तैयारी की है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे लड़का 2 साल तैयारी किया है और एसएससी के लिए लगभग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको 2 साल की तैयारी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो, और 2 साल के बाद आप बहुत ही टॉप रैंक स्कोर कर सकते हैं, टॉप रैंक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब टाइम पीरियड की बात हो, मतलब आपको जब टाइम में एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखे और एक एंडिंग पॉइंट दिखे, तो वहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टाइम की बात हो जाती है कि हाँ ठीक है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आपको सेंटेंस का फिर से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। देखिए, अब आता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है? जब आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को कंबाइन कर देते हैं ना, तो वो हो जाता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको ये भी लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मौसम की बात आ गई, मान लीजिए कि गर्मी 2011 की गर्मी, 2012 की गर्मी, या फिर अगर आप ये कहते हैं कि जैसे 2021 से लेके 2020 तक हर मंडे को वो लड़का पढ़ा है, तो मतलब जब एक कॉम्प्लेक्स टाइम का आपको आइडिया मिले तो वो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, उसमें पॉइंट और पीरियड दोनों होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है स्प्रिंग 1950, समर 2021, मतलब 2021 की गर्मी। ठीक है, जैसे कि पीरियड पीरियड का आइडिया इसमें आपको यहाँ मिल रहा है, जैसे समर लिखा हुआ है ना, तो समर का एक पीरियड होता है ना कि हाँ 3 महीने समर चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल से लेके जून या जुलाई तक समर चलेगा, और तो ये हो गया पीरियड। और 2021 लिखा है तो ये पॉइंट हो गया। समझ रहे हैं आप, 2021 की बात चल रही है तो ये पॉइंट हो गया, और पीरियड समर मतलब 3-4 महीने। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम जो है सेंटेंस समझने के लिए। आप टाइम फ्रेम अगर आप समझ जाते हैं, बहुत ईजी है वैसे, आप समझ गए होंगे, तो आपको इंग्लिश समझने में बड़ा ईजी होगा। अब देखिए अगला टॉपिक है द टेंसेस एंड देयर फंक्शन। ठीक है, यहाँ से असल में हमारा चैप्टर शुरू होता है। यहाँ से हम लोग टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इस सेक्शन में हम लोग हर प्रकार के टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, एंड अबाउट देयर सब कैटेगरीज। टेंस कितने टाइप के होते हैं, जैसे अभी हम लोग ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, तो प्रेजेंट में 3 टाइप हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में 3 टाइप हो जाएंगे। तो देखिए पहला होगा द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ऊपर हम लोग देख रहे थे ना, सिंपल मतलब स्टेट ऑफ एन एक्शन के बेस पे जब टेंस को क्लासीफाई किए थे तो था ना, एक सिंपल था, एक कंटिन्यूस था, परफेक्ट था और परफेक्ट कंटिन्यूस था। और टाइम के बेस पे जब क्लासीफाई किए थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो अब हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे चारों तरीके से। सिंपल प्रेजेंट का अब हर स्टेट ऑफ एक्शन का टाइप पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके बारे में देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ये डिनोट करता है हैबिट को, प्रैक्टिस को, परमानेंट एक्टिविटी को, जनरल ट्रुथ को। मतलब जब भी किसी सेंटेंस में हैबिट की बात होगी, प्रैक्टिस की बात होगी, या परमानेंट एक्टिविटी की बात होगी, या जनरल ट्रूथ की बात होगी, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी सेंटेंस में आप हैबिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या फिर आप मतलब कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्रैक्टिस को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो उन चीज़ों को सेंटेंस में एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टर्म होता है जो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कि आपको रिपीटेटिव नेचर शो करेंगे। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आप एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का जो एडवर्ब होता है, अगर आप उसको लगा दीजिएगा, तो उस सेंटेंस में आपको रिपीटेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आने लगेंगी। किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, आपको सेंटेंस पढ़ते ही ऐसा लगने लगेगा। अगर उसमें एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी यूज़ किया गया है तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही ऐसा लगने लगेगा कि असल में यहाँ पे किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस किसी रिपीटेटिव प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, आप समझ जाएंगे उस बात को। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दे आर द एडवर्ब्स विच शोज द रिपीटेटिव एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग, दैट इज इफ समथिंग हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं, मतलब इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफन यूज़ किए जाते हैं वो यही होते हैं। सबसे पहला ऑफन, जो अभी हम खुद यूज़ किए, ऑफन मतलब अक्सर।
सेल्डम कभी कभी, यूजुअली, यूजुअली का मतलब भी होता है अक्सर करके, नेवर मतलब कभी नहीं, ओकेजनली मतलब कभी कभी। देखिए सबका मीनिंग सिमिलर ही है, क्योंकि सारे के सारे एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी हैं, सबका सब रेपिटेशन शो करते हैं कि सेंटेंस पे एक रेगुलर मैनर पे जो चीज़ें होती हैं उसको शो करते हैं। तो सबका हिंदी मतलब आप हर जगह लगभग एक ही पाएंगे, ऐसे जनरल स्पीकिंग में। वैसे तो सबका अलग अलग कोई ना कोई हिंदी वर्ड्स है, इंग्लिश में तो सारे वर्ड है, वैसे हिंदी में बहुत सारे अपने अपने वर्ड्स हैं, लेकिन उसकी बात नहीं है। इन सबका एक जनरल हिंदी में अगर आप समझेंगे तो सबका मतलब एक ही होता है। जैसे ऑफ्टन का मतलब कभी कभी हो गया, सेल्डम का मतलब भी कभी कभी, ऑफ्टन मतलब अक्सर हो गया, सेल्डम का मतलब कभी कभी, यूजुअली का मतलब अक्सर करके, नेवर का मतलब कभी नहीं, ओकेजनली का मतलब भी कभी कभी, समटाइम्स का मतलब भी कभी, नॉर्मली का मतलब आमतौर पर, जनरली का मतलब भी आमतौर पर, ऑलवेज का मतलब हमेशा, फ्रीक्वेंसी मतलब जब कोई चीज़ बार 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 हो या किसी चीज़ का बार बार होना, रेयरली मतलब बहुत रेयर मतलब बहुत कम करके, डेली मतलब रोज़ाना। ठीक है, अब देखिए इन एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी का हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें आपको अक्सर एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल पहला देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एनी गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि एनी जो है वो हर रोज़ सुबह में वॉक पर जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो डेली दिखाई दे रहा है आपको, एनी गोज फॉर अ वॉक डेली, ये जो डेली आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पहली बात तो आपको इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिख गया जो कि डेली है। दूसरी बात, ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब सेंटेंस में आपको हैबिट दिखाई दे तो वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए इसमें आपको एनी की हैबिट दिखाई दे रही है। एनी की ये हैबिट है कि वो डेली सुबह मॉर्निंग पे जाती है, डेली सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाती है। तो इसमें आपको एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी भी दिखाई दे रहा है, उसका डेली का रेगुलर नेचर भी दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको वही बात है उसकी हैबिट दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही देख लेते हैं। आ गया था ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। आ गया था ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। जो आ गया था ये है वो लड़की है, वो अक्सर करके लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए लेट हो जाती है। ठीक है, देखिए इसमें ऑफन लगा हुआ है, जो ऑप्शन लगा हुआ है ये फिर से आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ये कभी कभी ऑप्शन लगा हुआ है मतलब अक्सर करके, तो इसका मतलब ये लगभग एक उसकी आदत सी हो चुकी है कि वो डेली दोपहर के खाने के लिए लेट हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का हैबिट ही, रेपिटेटिव नेचर ही शो कर रहा है। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक, अब देखिए इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक में एक और बात है कि परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल आर ऑल्सो स्टेटेड यूजिंग दीज टेंसेस। ठीक है, जैसे परमानेंट, अगर किसी चीज़ का परमानेंट नेचर है तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आराम से स्टेट कर सकते हैं। जैसे कि परमानेंट नेचर मतलब जो गाय है वो हमेशा दूध देती है, उसका परमानेंट नेचर है, तो द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, इसमें परमानेंट नेचर दिखाई दे रहा है आपको काउ का, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, इटर्नल प्रिंसिपल, इटर्नल प्रिंसिपल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा हर जगह सच हैं, हर जगह होंगी ही होंगी। जैसे कि रिवर फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एट हाई 2 बार लिख दिया गया है, इसको अभी हम कट कर देंगे, पीडीएफ में हम इसको करेक्ट कर देंगे। रिवर फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, जब भी हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो नदियाँ जो हैं, जब भी हम सी लेवल से हाइट पे जाते हैं, तो आप कभी जाएंगे तो आप देखिएगा, सी लेवल से जो गए होंगे वो जानते भी होंगे, सी लेवल से जब हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, तो अगर ऊंचाई पे नदियाँ होती हैं ना तो जमी हुई होती हैं नदियाँ, पूरी जम जाती हैं। तो ये एक इटर्नल ट्रूथ है, ये एक इटर्नल प्रिंसिपल है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो हो जाता है और इस तरीके से टेम्परेचर ड्रॉप करता है, और जो रिवर है वो फ्रीज हो जाती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का भी हम लोग, मतलब इन चीज़ों को भी, जैसे कि जो परमानेंट नेचर हो गया या फिर की सब्जेक्ट की एक्टिविटी और इटर्नल प्रिंसिपल को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके बड़े आराम से स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एडिशनल यूज़, ये इस पूरे के पूरे टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडिशनल यूज़ है। एडिशनल यूज़ में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हिस्टोरिकल प्रेजेंट। देखिए हिस्टोरिकल प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आप किसी इतिहास की घटना की बात कर रहे हैं, किसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप किसी इवेंट की बात कर रहे होते हो तो आप कुछ इस प्रकार से उस इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो इवेंट आप दोबारा से फिर से ड्रामा के फॉर्म में उसको परफॉर्म कर रहे हैं,
ड्रामा के एज ड्रामा आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, किसी के सामने आप इस तरीके से कोई बात करते हैं तो इस तरीके तो ऐसा लगता है कि हाँ अब आप उस कैरेक्टर में घुस चुके हैं और उसको पूरी बात सही तरीके से समझाने के लिए आप बिल्कुल वैसे ही बताने लगते हैं जैसा हिस्ट्री में वो घटना घटी होती है। तो उस समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप महाभारत की कहानी किसी को सुना रहे हैं, महाभारत की जो कहानी है वो अगर आप किसी को सुना रहे हैं, महाभारत के बारे में बता रहे हैं, तो आप ऐसे बोल देंगे जैसे कि अब मान लीजिए युद्ध चल रहा है और अर्जुन वो जो है वो भीष्म को तीर चलाने वाला है। तो अब मान लीजिए पहले भीष्म तीर चलाए, अर्जुन बच गए, अब अर्जुन तीर चलाना है तो आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि आप कैरेक्टर में घुस चुके तो आप बोलेंगे कि अब अर्जुन भीष्म पर तीर चलाता है। आप सुने भी होंगे कहानी में ऐसे बोलता है कि अब अर्जुन भीष्म पर तीर चलाता है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म, है ना। तो देखिए यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, ये बात हिस्ट्री की है लेकिन फिर भी आप इसको प्रेजेंट में किसी को बता रहे हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म। ठीक है, तो यहाँ भी इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। ये तो पहला हिस्टोरिकल प्रेजेंट जो है, ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फ्यूचर अरेंजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है जब फ्यूचर में होने वाला कोई शेड्यूल है, जो फ्यूचर मतलब कोई शेड्यूल है जो फ्यूचर में होगा, जैसे कि मीटिंग हो गया, किसी का आना या किसी का जाना हो गया, या फिर कोई ऐसा डिसीजन हो गया जो कि आप डिसाइड तो कर चुके हैं कि हम लेंगे लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर अरेंजमेंट मतलब व्हेन समथिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड टू हैपन इन फ्यूचर, लाइक मीटिंग्स, शेड्यूल्स ऑफ अराइवल और डिपार्चर, सम डिसीजन विच हैज़ बीन टेकन नाउ बट टू बी एग्जीक्यूटेड इन फ्यूचर। ठीक है, तो इन चीज़ों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको बड़े अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम चाइना टुमारो। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कल चाइना से आएंगे। देखिए आने वाले कल हैं, तो आप इसमें गलती से फ्यूचर टेंस का यूज़ मत कर दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर आने वाले कल हैं, लेकिन ये शेड्यूल किया गया है कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम चाइना टुमारो, चाइना से प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे। तो ये एक शेड्यूल है जो कि डिसाइड कर लिया गया है, लेकिन ये काम होगा फ्यूचर में, डिसाइड प्रेजेंट में कर लिया गया। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए और समझिए। ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक। वो अपनी जॉब अगले सप्ताह छोड़ता है। देखिए यहाँ पे ये बात नहीं है कि वह अपनी जॉब अगले सप्ताह छोड़ेगा, ये बात नहीं, ये है कि वह अपनी जॉब अगले सप्ताह छोड़ता है। ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक। इसमें बात क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे हुआ, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना ये लिया जा चुका है, लेकिन ये काम जो जॉब छोड़ने का काम है ये अगले हफ्ते एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, जब डिसीजन लिया जा चुका है लेकिन अगर उस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा बाद में, ये शेड्यूल कर दिया गया आने वाले समय में करने के लिए, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जब आप एक बार लग जाएगा और धीरे धीरे जब कंप्लीट होने लगेगा, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का है, तो जब आप धीरे धीरे लग जाएगा, समझ में आने लगेगा, तो आपको एसपी बख्शी फिर पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। देखिए जब आपको ये पढ़ा रहे हैं तो या तो आप एसपी बख्शी किताब के साथ मेरे सामने बैठे, क्योंकि हम इसमें वही सारी चीज़ें लिखे हैं जो बुक में दी हुई हैं, हूबहू नहीं है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है ताकि आपको समझ में ईजिली आए। जिनको एसपी बख्शी डायरेक्ट पढ़ने में समझ में नहीं आती है, जिनको एसपी बख्शी समझ में आती है वो तो खुद से ही पढ़ सकते हैं, और अगर उनको एक रेफरेंस की ज़रूरत है वो मेरा वीडियो का रेफरेंस बिल्कुल ले सकते हैं। अब अपने सामने एसपी बख्शी खोल के बैठ जाइए तो भी आपको समझ में आएगा। जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं वो नोट हम आपको पीडीएफ में तरीके से दे देंगे। अगर आपको ये नोट एज अ पीडीएफ चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारी इंग्लिश की, मैथ्स की और जीके चीज़ की ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।